नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार एनडीए में तेज हुए टकराव की, क्रिसमस पर बीजेपी के दोहरे रवैये की, देखेंगे महाराष्ट्र बीजेपी में छिड़े गृह युद्ध को, उन्नाव मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री को, जानेंगे कैसे अरावली को लेकर बैकफुट पर आई मोदी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्लीज सब्सक्राइब माय गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जेठाभाई का इस्तीफा, काम के बोझ का दिया हवाला। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को सौंपा इस्तीफा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले नकारात्मक पहचान का पर्याय बन चुकी है बीजेपी, आने वाली पीढ़ियों को ठगना चाहते हैं भाजपाई। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। पश्चिम बंगाल में कुलाधिपति नियुक्ति विधेयक को नहीं मिली मंजूरी, राष्ट्रपति ने लौटाया बिल। कुलाधिपति को लेकर राज्यपाल और ममता सरकार में चल रहा है टकराव। भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण, पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर की रेंज तक करेगी मार, 2 टन न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकेगी। और सेना के जवानों को इंस्टाग्राम इस्तेमाल की परमिशन, कमेंट पर रहेगी रोक, व्हाट्सएप टेलीग्राम पर गैर गोपनीय जानकारी शेयर कर सकेंगे। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में नीतीश की सत्ता हिलाने से पहले उनके सहयोगियों की सियासत हिलने लगी है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में बड़ा संकट पैदा हो गया है। साजिश के तार बीजेपी से जुड़ते दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी वही सब कुछ होने वाला है जो पहले मुकेश सहनी की पार्टी के साथ हो चुका है। तो कैसे संकट में फंसते दिखाई दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। खरमास के बाद खेला होगा। अब तक बिहार की सियासत में इसकी चर्चा चल रही थी। दावे हो रहे थे कि जेडीयू कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन खेला खरमास में ही हो गया। एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में बड़ी फूट तय मानी जा रही है। इसके संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। कुशवाहा की नीतीश से करीबी अब उनके लिए ही मुश्किल बन गई है। आरएलएम के विधायक अपने नेता से दूरी बना रहे हैं और ये सब पटना में दिखने भी लगा है। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में अपने आवास पर लिट्टी चोखा की दावत दी थी, नेताओं और पत्रकारों को बुलाया था, पार्टी के सभी विधायकों को न्योता दिया था। व्यक्तिगत रूप से फोन करने की भी खबर सामने आई थी, आने को कहा गया था, लेकिन सिर्फ आरएलएम विधायक स्नेहलता ही पहुंची जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं। बाकी के 3 विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह ने कुशवाहा की पार्टी का बहिष्कार कर दिया। कुछ दिन पहले ही आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो का एक बयान सामने आया था जिसमें नीतीश सरकार में दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने पर नाराजगी जताई गई थी। दीपक ना तो विधायक हैं और ना ही एमएलसी, लेकिन उन्हें मंत्री बना दिया गया था। उनकी जो सबसे बड़ी योग्यता है वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे होने की है। कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया, जिसके बाद से ही आरएलएम में नाराजगी दिख रही थी और आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी इस नाराजगी को हवा दे रही है। इसीलिए आरएलएम विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जाने की जगह बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मिलने दिल्ली पहुंच गए। इन विधायकों ने नितिन नबीन से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर भी की हैं। फेसबुक पोस्ट में माधव आनंद ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से उनके पदभार ग्रहण के उपरांत औपचारिक एवं शिष्टाचार भेंट कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बाजपट्टी के विधायक रामेश्वर महतो, दिनारा के विधायक आलोक सिंह भी उपस्थित रहे। हम सभी ने उनके नए दायित्व के सफल एवं प्रभावी निर्वहन हेतु शुभेच्छाएं व्यक्त की। तो माधव आनंद की पोस्ट से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी के पास खबर है कि खरमास के बाद नीतीश पाला बदलने वाले हैं। नीतीश के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी पाला बदल सकते हैं। चिराग और मांझी तो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। कुशवाहा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो पाला बदलने के बाद उनके हाथ से चला जाएगा। राज्यसभा की एक सीट है, उसका कार्यकाल भी अप्रैल 2026 तक ही है। इसके बाद वो कुर्सी भी चली जाएगी। ऐसे में नीतीश जहां जाएंगे कुशवाहा भी वहीं जाएंगे। खरमास खत्म होने में 20 दिन का समय है और बीजेपी उससे पहले ही खेल करने में जुट गई है और निशाने पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आ गई है। बिहार एनडीए में संकट गहराता जा रहा है। बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस बीच मोदी सरकार के दोहरे चरित्र की तस्वीर सामने आई है। देश में जहां एक तरफ पीएम मोदी ने चर्च में प्रार्थना की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से जुड़े कई संगठनों की तरफ से देश के तमाम हिस्सों में तोड़फोड़ की खबरें आई, जिसे लेकर विपक्ष अब मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया गया। देश में इस मौके पर जहां एक तरफ पीएम मोदी ने दिल्ली के चर्च में जाकर प्रार्थना की, तो वहीं देश के तमाम हिस्सों से बीजेपी से जुड़े संगठनों की तरफ से हिंसा और उपद्रव की खबरें सामने आई।
असम के नलबाड़ी में Please बजरंग दल के subscribe कार्यकर्ताओं my ने YouTube सेंट channel. मैरी इंग्लिश स्कूल में तोड़फोड़ की। उन्होंने शीतकालीन अवकाश के दौरान स्कूल परिसर में घुसकर क्रिसमस की Subscribe सजावट को my बर्बाद YouTube किया channel. और एडमिशन बैनरों को आग के हवाले कर दिया। नलबाड़ी के एसएसपी विवेकानंद दास के मुताबिक इन तत्वों ने स्थानीय बाजार में सांता क्लॉज की टोपियां और मास्क भी जलाए। Please वहीं दूसरी subscribe तरफ उत्तर my प्रदेश के YouTube बरेली में भी चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का वीडियो सामने आया। बीजेपी शासित दूसरे राज्यों से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई। इसे लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे लेकर कहा, रामनवमी और हनुमान जयंती पर ये लोग मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाते हैं, उकसाने वाले गाने बजाते हैं। क्रिसमस पर ये लोग Please चर्च के बाहर subscribe हनुमान my चालीसा YouTube पढ़ते हैं, channel. सांता क्लॉज की टोपी खींचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। कौन है ये मूर्ख? ये संघ द्वारा लगाए जहरीले बीजों से निकली खरपतवार है। ये गुंडे ना हिंदू धर्म के हो सकते हैं और ना ही भारतीय सभ्यता से इनका कोई नाता हो सकता है। बस कल से हम कुछ नज़ारे देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि कुछ गुंडे Please लोग subscribe my YouTube चर्चेज channel. में जाकर मॉल्स में जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, सांता क्लॉज की टोपी खींच रहे हैं, उसको Subscribe दौड़ा रहे my हैं, YouTube channel. गुंडागर्दी का एक माहौल बना रहे हैं। एक अजीब सी परंपरा हमने देखी पिछले 10-11 सालों में कि रामनवमी हो Please या हनुमान subscribe जयंती my हो तो YouTube साहब ये channel. लोग चले जाएंगे मस्जिदों के बाहर डीजे बजा बजा के उकसाने वाले गाने लगा लगा के नाच रहे हैं। इन घटनाओं ने धार्मिक स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सही कहा कि ऐसी घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करती हैं। वहीं जमात इस्लामी हिंद ने भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। वहीं पीएम मोदी के चर्च subscribe जाने my को लेकर भी YouTube channel. राजनीति तेज हो गई है। दरअसल केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव है और वहां 18% की आबादी ईसाइयों की है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि मोदी का चर्च जाना इसी रणनीति का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ क्रिसमस पर मचे इस बवाल को लेकर बीजेपी के दोहरे रवैये पर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है तो महाराष्ट्र में Please बीएमसी चुनाव से subscribe पहले my पार्टी के YouTube अंदर का channel. टकराव खुलकर सामने आ गया है, जिसे लेकर बीजेपी चुनाव से पहले असहज हालत में आ गई है। Subscribe दरअसल my महाराष्ट्र में YouTube एक channel. लेटर बॉम्ब फूटा है, जिसे लेकर बीजेपी के ही एक विधायक और एक सीनियर नेता आमने सामने आ गए हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र बीजेपी का अंदरूनी subscribe टकराव अब my खुलकर YouTube सामने आ channel. गया है। मामला चंद्रपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंसर अस्पताल के उद्घाटन से जुड़ा है। इस कैंसर अस्पताल का उद्घाटन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हाथों होना तय था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही पार्टी के सीनियर नेता सुधीर मुनगटीवार ने चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि किशोर जोरगेवार ने जिलाधिकारी को चिट्ठी Please लिखकर subscribe इस कार्यक्रम my को YouTube रुकवाने की channel. कोशिश की। मुनगटीवार ने सार्वजनिक मंच से सवाल उठाया कि आखिर संघ प्रमुख के कार्यक्रम से अपनों को ही क्या परहेज है। मुनगटीवार ने बिना नाम लिए देवेंद्र फडणवीस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस विधायक का स्वागत खुद देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी में किया था, वही विधायक अब विकास कार्यों और संघ के कार्यक्रमों में रोड़े अटका रहा है। दरअसल चिट्ठी में पानी की कमी और स्टाफ की अनुपलब्धता जैसी शिकायतें कर 280 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए गए थे। मुनगटीवार ने याद दिलाया कि इस अस्पताल का उद्घाटन मोहन भागवत से कराना रतन टाटा का सपना था। इस विवाद ने महाराष्ट्र बीजेपी की गुटबाजी को सभी के बीच लाकर रख दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का अपने ही विधायकों पर कोई कंट्रोल नहीं है, या फिर ये स्थानीय वर्चस्व की जंग है जो अब संघ की दहलीज तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस लेटर वॉर की चर्चा तेज हो गई है। बीएमसी चुनाव से पहले राज्य से ऐसी खबर का आना बीजेपी के साथ साथ पूरी महायुति की एकजुटता पर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले बीजेपी अपनी इस अंदरूनी कलह को कैसे शांत करती है। महाराष्ट्र में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो उन्नाव मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की भी मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि इस मामले में पीड़िता को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का साथ मिल चुका है और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि मामले में आरोपी सेंगर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। उन्नाव यौन शोषण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है, जिसके चलते बवाल खड़ा हो गया। वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सेंगर की जमानत को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एडवोकेट अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार ने अदालत में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने इस बात पर विचार किए बिना आदेश पारित किया कि निचली अदालत ने ये टिप्पणी की थी कि सेंगर को जीवन भर जेल में रहना होगा। याचिका में ये भी कहा गया है कि सेंगर के गंभीर आपराधिक इतिहास और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में संलिप्तता साबित होने के बावजूद हाईकोर्ट ने उसकी जमानत सजा निलंबित करके कानून और तथ्यों दोनों में गंभीर गलती की है। जैसा आप जानते हैं कि इस मामले में सेंगर को जीवन भर जेल में बिताने की सजा दी गई थी
और अब कुछ शर्तों के साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है, जिसके बाद से पीड़ित परिवार में डर का माहौल है। पीड़िता ने सिंगर की जमानत को लेकर प्रदर्शन भी किया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मदद की गुहार भी लगाई। पीड़िता ने इस सिलसिले में राहुल गांधी से मुलाकात भी की और मांग की कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में निर्दोष लड़ाई लड़ने के लिए एक शीर्ष वकील मुहैया कराया जाए, जिस पर राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो इस मामले में उनकी मदद जरूर करेंगे और उन्हें एक अनुभवी और भरोसेमंद वकील दिलवाएंगे ताकि वो सिंगर के खिलाफ मजबूत मुकदमा लड़ सके। वहीं अब पीड़ित परिवार को राहुल गांधी का साथ मिलने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। ऐसे में आगे क्या होता है ये देखना होगा। एक तरफ जहां उन्नाव मामले में बीजेपी घिर गई है, तो दूसरी तरफ अरावली को लेकर मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। मोदी सरकार को एक बार फिर जनता और विपक्ष के दबाव में झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अरावली के मुद्दे पर पर्यावरण मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है और आदेश ये है कि अरावली में अब कोई नया खनन पट्टा यानी लीज जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस आदेश के बाद भी विपक्ष का विरोध जारी रहेगा? तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अरावली को लेकर केंद्र सरकार का आदेश चर्चा में है। सरकार ने दिल्ली से गुजरात तक नए खनन पट्टों यानी लीसेस पर रोक लगा दी है। ऐसा करके पर्यावरण मंत्रालय ने संदेश देने की कोशिश की है कि वो इन पहाड़ों को बचाने के लिए गंभीर है, लेकिन विपक्ष और राजनीतिक जानकार इससे संतुष्ट नहीं है। दरअसल इस आदेश की टाइमिंग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये आदेश 24 दिसंबर को आया और 26 दिसंबर को कांग्रेस अरावली के मुद्दे पर सड़कों पर उतरने वाली थी। विपक्षी घेराबंदी से ठीक पहले सरकार का ये फैसला बताता है कि जनता के दबाव में बैकफुट पर आना मोदी सरकार की मजबूरी बन गया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और जयराम रमेश ने इसे बोगस डैमेज कंट्रोल और हेडलाइन मैनेजमेंट करार दिया। विपक्ष का सवाल है कि सरकार का आदेश कब तक लागू रहेगा, ये तय नहीं है। वहीं परेशानी इस बात की भी है कि सरकार के आदेश के बावजूद अरावली को लेकर 100 मीटर की परिभाषा जस की तस है। तो क्या ऐसा कर भविष्य में सरकार अपने चहेते माइनिंग समूहों के लिए पिछले दरवाजे का रास्ता खोलने की तैयारी में है? कहा जा रहा है कि नए पट्टों पर रोक फिलहाल एक अस्थायी राहत है, लेकिन अरावली का असली संकट अभी टला नहीं है। अरावली दिल्ली एनसीआर का सुरक्षा कवच है। अगर इसकी परिभाषा के साथ खिलवाड़ हुआ तो रेगिस्तान को दिल्ली पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। जानकारों का मानना है कि आज अगर सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं तो ये जनता और विपक्ष की एकजुटता की पहली जीत है। लेकिन असली जीत तभी होगी जब अरावली की वैज्ञानिक परिभाषा को हमेशा के लिए सुरक्षित किया जाएगा और 100 मीटर वाला प्रयोग बंद होगा। मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सवाल पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर भी बने हुए हैं। विपक्ष लगातार इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है और अब बीएलओ को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है, साथ ही चुनाव आयोग और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। विपक्ष लगातार इस प्रक्रिया को लेकर सरकार पर कई आरोप लगा रहा है। इस बीच पूर्व बर्धमान जिले के कटवा इलाके में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इस इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर अमित कुमार मंडल अचानक गायब हो गए हैं। अमित कुमार मंडल पेशे से शिक्षक हैं और केतुग्राम के उधरनपुर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। वो कटवा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 23 के बीएलओ थे। परिवार वालों के मुताबिक 23 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे अमित बाजार से घर लौटे, अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और परिवार से कहा कि उन्हें बीएलओ की मीटिंग के लिए जाना है। इसके बाद वो बाहर निकले, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटे और अब कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला है, जिसे लेकर राज्य सरकार चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साध रही है। आपको याद होगा एसआईआर के कारण बीते वक्त कई बीएलओस ने खुद की जान ले ली थी, जिसे लेकर कहा गया था कि काम के प्रेशर की वजह से बीएलओस ऐसा करने पर मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि बीते वक्त कई राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा भी बढ़ाई थी, लेकिन बंगाल में एसआईआर को लेकर बदलाव नहीं किया गया, जिससे राज्य का सियासी पारा और हाई हो गया। अब देखना ये होगा कि बीएलओ अमित कुमार मंडल के लापता होने को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी की तरफ से कोई बयान आता है या नहीं। चुनाव आयोग और बीजेपी की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं, तो कैब सेवाओं का इस्तेमाल करने वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। कैब सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला किया है। तो क्या है वो फैसला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब जल्द ही राइड बुकिंग एप्स के जरिए आप अपनी पसंद के मेल या फीमेल राइडर को चुन सकते हैं। इसके साथ ही ट्रिप पूरी होने पर आप अपने ड्राइवर को टिप भी दे सकेंगे और ये पूरी की पूरी टिप ड्राइवर को ही मिलेगी। दरअसल ऑनलाइन कैब सेवाओं में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 में कुछ बदलाव किए हैं, जिसे राज्यों को लागू करने के लिए कहा गया है। ओला, उबर और रैपिडो जैसे कैब प्लेटफॉर्म सब अपने ऐप में यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने से जुड़े नए फीचर्स जोड़ने जा रहे हैं। खास बात तो ये है
कि महिला यात्रियों को अब फीमेल ड्राइवर चुनने का ऑप्शन मिल सकेगा, लेकिन ड्राइवर उपलब्ध होना चाहिए। सरकार के इस फैसले का मकसद पैसेंजर्स की सेफ्टी बढ़ाना है। खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये नियम कब से लागू होगा। हालांकि नोटिफिकेशन में अभी कोई साफ प्रभावी तारीख नहीं दी गई है, इसलिए इसे जारी होने की तारीख से ही प्रभावी माना जाता है। जुलाई 2025 में जब मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स की मूल गाइडलाइंस जारी की गई थी, तब राज्य को इन्हें अपनाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था, जिससे ये साफ होता है कि अभी कोई फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं बताई गई है, लेकिन बहुत जल्द ही ये नियम लागू हो जाएंगे। ऐसे में महिलाएं बिना डरे सुरक्षित यात्रा का लाभ ले सकती हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। पीएम मोदी ने आज लखनऊ में अपनी कहना चाहिए कि चुनावी सभाओं का शुभारंभ कर दिया है। उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया और अपने तमाम भाषण के अंदर लोगों को यह भी बताया सब्सक्राइब माय यूट्यूब कि भाई यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भी होगा, यहाँ पर बनाई जाएगी। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल से रोजगार मिल जाएगा, सड़कें मिल जाएंगी, बिजली मिल जाएगी, पानी मिल जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, क्या चीजें सस्ती दरों में मिल जाएंगी क्या? क्योंकि लखनऊ को मुस्कुराने के लिए पहले इन सब चीजों की जरूरत है। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब बहुत बहुत चैनल। शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।